नमस्कार। उमेश स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि कल ही मैं बोल दिया था कि आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यह पुस्तकालय वर्गीकरण से ही संबंधित है। कल मैं थ्योरेटिकल रूप में बताया था और आज जो है किस पैटर्न पर परीक्षा में जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज मॉक टेस्ट 3 जारी है, लेकिन यह आप लोगों को शो नहीं कर रहा है। यह डेवलपर उस पर काम कर रहा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मोबाइल में डेली क्यूज और टेस्ट नहीं ओपन हो पा रहे, तो उसको ठीक कर रहा है और ठीक होते ही चालू हो जाएगा। ये मॉक टेस्ट 3 मैंने लिया, लेकिन यह आप लोग को शो नहीं कर रहा है। ठीक होते ही शो करेगा। आप लोग अपना अटेंड कर लीजिएगा या टेस्ट दीजिएगा। और आज मैं जो क्लास ले रहा हूँ, ये भी आज के क्लास लेने से पहले मैं न्यू स्टूडेंट्स को कह देना चाहता हूँ कि अपने मोबाइल को मूव नहीं कीजिए, नहीं तो आपको साउंड इको होगे। और वीडियो की क्वालिटी अगर ये कम है तो आप सेटिंग पर क्लिक करें। वीडियो पर क्लिक करके एक दाईं तरफ देखिएगा, एक सेटिंग का ऑप्शन होगा, उस पर आप 360p पर क्लिक कीजिए और आपके वीडियो की क्वालिटी अच्छी दिखाई देगी। और लैंडस्केप में रखिए मोबाइल को और उसको मूव नहीं कीजिए, हिलाइए नहीं, और एक जगह शांत रख करके आप क्लास को अटेंड कीजिए और पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए। आज मैं जो भी क्वेश्चंस बताने वाला हूं सभी इम्पोर्टेंट हैं और आप लोग के परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है सब है इसमें। और आप लोग परीक्षा के पैटर्न का क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप स्टडी मटेरियल्स में जा कर के आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखिए। ऊपर में आपको लाइब्रेरी सेशन है, जीके है, मैथ्स है, कंप्यूटर है और रिजल्ट सेशन है, जो आपको प्रत्येक संडे को जो टेस्ट होती है उसका रिजल्ट है वहाँ पर। और रिजल्ट के बगल में प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं किस पैटर्न का क्वेश्चंस पूछा जाता है और इसी पैटर्न का क्वेश्चंस रहेगा। और मैं आपको आज यह भी बताने वाला हूँ कि यह पुस्तकालय वर्गीकरण से किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछेगा और क्या क्या क्वेश्चंस हैं इसमें। मैं ये जितना भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ यह आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। देखिए 1549 रुपया में आप लोग को मैं जितना सुविधा दे रहा हूँ वह बहुत ही ज़्यादा है, वह बहुत ही ज़्यादा है। इसके लिए तो कम से कम 12,500 रुपया होनी चाहिए। और ये बहुत जल्द ही मैं डिजिटल बोर्ड पर भी आप लोगों को बताऊंगा। मैथ्स रीजनिंग अभी नहीं बता रहा हूँ डिजिटल बोर्ड नहीं होने के कारण, वो मैं बहुत जल्द ही जो है मुझे देखिएगा डिजिटल बोर्ड पर। और ये पूरे एकदम ये HD वीडियो आपके सामने में होगी, दिखाई देगी। तो अभी जो है ऐसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। आप स्टडी मटेरियल्स को पढ़िए और टेस्ट सेशन आपका ठीक होते ही आप टेस्ट अटेंड कीजिएगा। तो आज जो है अपूपा, ये मैं इसके बारे में कल भी चर्चा किया था, लेकिन बहुत कम संक्षिप्त में मैंने इस पर बताया था। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर पहले फोकस डाल देता हूँ, उसके बाद जो है क्वेश्चंस का पैटर्न जो है क्या होगा और किस तरह से रहता है पूरा मैं बताने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं अपूपा। ये अपूपा जो है, अपूपा एक इंडेक्सिंग सिस्टम है जो किसी सूचना माने इन्फॉर्मेशन को एक ऐसे क्रम में सीक्वेंस में जिसे कहते हैं लगाता है ताकि रिलेटेड सब्जेक्ट का आसानी से पता लग जाए। अपूपा का मतलब आप ये इस हाथ को देखिए, ये क्या देख रहे हैं इस हाथ को, यहाँ देखिए ये हुआ ए, ये पी, ये हो गया यू और ये हो गया पी और ये हो गया ए। तो ये अपूपा जो है ये अपूपा है।
APUPA। और आप इस फिंगर पर क्या देख रहे हैं, बीच का फिंगर बड़ा है और दोनों साइड का फिंगर बड़ा छोटा है, नहीं है? तो उसी तरह से A छोटा होता है, P उससे बड़ा होता है, U बड़ा होता है और फिर P छोटा होता है और A जो है क्या होता है, छोटा होता है। माने बुकों का अरेंज जो किया जाता है इसी तरह से किया जाता है। तो अप्यूपा जो है एक इंडेक्सिंग सिस्टम होता है जो इन्फॉर्मेशन को एक क्रम में, एक सीक्वेंस में लगाने का काम करता है और जिससे रिलेटेड सब्जेक्ट को आप आसानी से पता लगा लेते हैं, उसका लोकेशन भी मालूम चल जाता है कि किस शेल्फ में और कितने नंबर में रखा गया है। तो यह जो है व्यवस्था जो है किसने दिया था, डॉक्टर रंगनाथन ने संसर्ग अनुक्रम व्यवस्था को अपूपा व्यवस्था की संज्ञा दी थी। और इसमें ए का जो मतलब होता है एलियन रिकॉर्ड, एलियन रिकॉर्ड जिसको कहते हैं, असंबंध लेख, और पी आंशिक संबंध लेख होता है जिसको पेनुम्ब्रल रिकॉर्ड कहते हैं। यह ए से थोड़ा इसका क्या होता है, बड़ा होता है। और पी से फिर बड़ा क्या होता है, ये यू, माने यू सबसे बड़ा होता है, पूर्ण रूपेण संबंध लेख या अम्ब्रल रिकॉर्ड हो गया। और फिर इससे फिर छोटा क्या होता है, यह पी होता है, आंशिक शब्द लेख, इसको कहते हैं पेनुम्ब्रल रिकॉर्ड। और इसके बाद फिर सबसे छोटा कौन होता है, ए, पूर्ण तथा असंबंध लेख, जिसको एलियन या ओएन रिकॉर्ड कहते हैं। कुछ राइटर जो है ए को एलियन से ही डिनोट किया है और कुछ राइटर जो है इसको ओएन से रिकॉर्ड किया है, इसलिए मैंने आपको यह दोनों बता रहा हूँ इसमें, एलियन और ओएन रिकॉर्ड। तो यही है अप्यूपा, ये 5 हैं, जिसमें ये यू जो होता है, जो सबसे पहला पिछला जो होता है, सबसे बड़ा जो होता है ये यू, ये जो है क्या है, यह अम्ब्रल रिकॉर्ड कहलाता है। ये पूर्ण रूपेण संबंध लेख होता है और यह अम्ब्रल ऐसी जानकारी और सूचना को दर्शाता है जो किसी विषय से पूरी तरह से संबंधित होता है। यह कोई खास सब्जेक्ट से अवश्य रिलेटेड होता है, पूर्ण रूप से रिलेटेड होता है। और पी जो होता है, पेनुम्ब्रल जो रिकॉर्ड होता है, वह ऐसी सूचना और जानकारी को दर्शाता है जो किसी विषय से संबंधित होता है, माने कोई खास नहीं, माने जो पूरी तरह से नहीं, लेकिन वह भी एक विशेष विषय से संबंधित होता है। इसलिए यू के दोनों बगल में क्या होता है, पी होता है। और ए जो होता है फिर क्या होता है, एलियन रिकॉर्ड होता है, जो असंबंध लेख को दर्शाता है, ऐसी जानकारी और सूचना को दर्शाता है जो कि विषय से संबंधित नहीं होता है। तो ये जो होता है एलियन रिकॉर्ड होता है। तो यही है, ये आप याद कर लीजिए। अम्ब्रल में क्या होता है, विषय से पूरी संबंधित जानकारी होती है, और पी में क्या होता है, विषय से संबंधित जानकारी होती है, पूरी जानकारी होना यह संभव नहीं है इसमें। और ए जो है एलियन रिकॉर्ड होता है, जो विषय से कोई संबंध नहीं होता है उसका। जैसे मान लेते हैं कोई दुर्लभ वस्तुएं हैं या दुर्लभ पुस्तकें हैं, तो उसके जो है वह एक रिकॉर्ड रखने का काम करता है। इसमें पूरी जानकारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यह कोई खास विशेष संबंध से या विषय से संबंध नहीं रखता है। तो अप्यूपा में पांचों का मतलब आप समझ गए। ए का मतलब होता है एलियन रिकॉर्ड, पी का मतलब होता है ये पेनम्ब्रल रिकॉर्ड, यू का मतलब होता है अम्ब्रल रिकॉर्ड, और फिर पी का पेनम्ब्रल रिकॉर्ड, और ए का एलियन रिकॉर्ड। एलियन रिकॉर्ड में कोई विषय से कोई ताल्लुकात संबंध नहीं होता है, और पेनम्ब्रल रिकॉर्ड में किसी विषय से संबंधित होता है, और अम्ब्रल रिकॉर्ड में किसी विषय से पूर्ण संबंधित होता है। तो यही है प्यूपा। और यह व्यवस्था किसने लागू किया, तो यह व्यवस्था जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा ये की गई, और यह एक इंडेक्सिंग
यह व्यवस्था है, इंडेक्सिंग सिस्टम है, जो एक क्रम के रूप में किसी सब्जेक्ट को व्यवस्थित करने का काम करता है। तो आप समझ गए होंगे, याद हो गया होगा। अप्यूपा इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस डाल रहा हूँ। अप्यूपा की व्यवस्था किसने किया? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। यह कैसी व्यवस्था है? तो यह एक इंडेक्सिंग सिस्टम है जो एक सीक्वेंस के रूप में किसी विषय को क्या करता है? रिकॉर्ड रखने का काम करती है। और आप यू का मतलब समझ गए, अमरल जो किसी विशेष विषय से पूरी संबंधित होता है, और पी जो होता है सीधे विषय विशेष से संबंधित होता है, और ए जो होता है कोई विशेष विषय से संबंधित नहीं होता है। अप्यूपा का प्रयोग किया जाता है तो कहाँ? तो व्यवस्थापन के लिए, नहीं अरेंजमेंट के लिए। अप्यूपा संबंधित है किससे? वर्गीकरण से। और वे भी कैसा वर्गीकरण? जानवर, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली या पुस्तक? तो ये पुस्तक के वर्गीकरण से, क्योंकि वर्गीकरण तो बहुत प्रकार के होते हैं, नहीं। और मैंने कल बताया था कि वर्गीकरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यह एक इसमें से क्या है? ये सामाजिक वर्गीकरण, ये शिक्षा वर्गीकरण और पुस्तकालय वर्गीकरण। तो यहाँ पर यह जो है यह वर्गीकरण पुस्तकालय वर्गीकरण से संबंध रखता है। अप्यूपा किससे संबंध रखता है? तो अप्यूपा एक वर्गीकरण से संबंध रखता है। यह किससे संबंधित है? तो यह वर्गीकरण से संबंधित है। याद हो गया कि नहीं? अभी याद, आज इतना बातें मैं बताया हूँ, याद हुआ कि नहीं? देखिए आज मैं यादें करा दूंगा पूरे क्वेश्चंस को। आज क्लास चलेगी जो भी, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप इसको पूरा का पूरा क्या कीजिए? कंप्लीट कीजिए और पूरे सुनिए, इधर उधर मत घूमिए, भटकिए नहीं, दिमाग को मत इधर से उधर भटकाइए। अप्यूपा पैटर्न का सिद्धांत किसने दिया? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। अप्यूपा पैटर्न का सिद्धांत किसने दिया है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। अप्यूपा पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा नियम से संबंध रखता है? तो अप्यूपा पुस्तकालय विज्ञान के जो है द्वितीय नियम से संबंध रखता है, नहीं। तो ये अप्यूपा पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम से संबंध रखता है? द्वितीय नियम से। और अप्यूपा पैटर्न क्या है? अप्यूपा पुस्तकों को व्यवस्थित करने की एक विधि होती है। और अप्यूपा का पूरा नाम तो समझ गए हैं, एलेन, पेनुम्ब्रल, अम्बरल, पेनुम्ब्रल और ऑयन। तो ये अप्यूपा का क्या होता है? पूरा नाम होता है। ये ऑयन जो है यहाँ पर आप एलेन भी इसको पढ़िएगा, परीक्षा में जो दिया रहे, अगर ये ई वाला दिया रहे एलेन तो इसी पर क्या करना है? टिक करना है। और ऑयन वाला दिया रहे तो इस पर टिक करना है। यह इसमें भी मत है, क्योंकि अलग अलग राइटरों के मैं बुक में देख रहा हूँ, इस दोनों में जो है 2 पैटर्न का है। तो परिभाषिक पदावली क्रम, प्रचलन का उपसूत्र, संयंत्रता का और परिगणन का और प्रसंग का, ये 4 है। कितने क्रम होते हैं? परिभाषिक पदावली क्रम कितने होते हैं? वर्गीकरण का 4 होता है। पहला होता है प्रचलन का, दूसरा संयंत्रता का, तीसरा परिगणन का और चौथा प्रसंग का। अगला है अंकन क्रम। कार्डू की वर्गीकरण पद्धति के 2 उपसूत्र हैं। कौन कौन सा? पर्यायवाची उपसूत्र और समानता का उपसूत्र। और समानता के उपसूत्र में कितने भाग होते हैं? 4। सापेक्षता का, मिश्रित अंकन का, पक्षीय अंकन का, विस्तारशील अंकन का। तो ये 4 भाग होते हैं। अगला जो है, अब आज जो है महत्वपूर्ण तथ्य जो है, अब मेन पॉइंट पर फोकस डाल रहा हूँ। तो यह जो है क्या है? यह पुस्तकालय वर्गीकरण होता है। किसका वर्गीकरण होता है? तो पुस्तकालय जो है पुस्तक का या प्रलेख का वर्गीकरण होता है। किसका होता है? पुस्तक या प्रलेख का वर्गीकरण। अगर परीक्षा में पूछा जाए पुस्तकालय किसका वर्गीकरण होता है तो क्या होगा? प्रलेख या पुस्तक का
वर्गीकरण होता है। अगला, ज्ञान और सूचक का वाहक कौन होता है? तो ज्ञान और सूचक का वाहक जो है पुस्तक या प्रलेख होता है। कौन होता है? ज्ञान और सूचना का वाहक जो है पुस्तक और प्रलेख होता है। वर्गीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो वर्गीकरण को अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन शब्द बना हुआ है किससे? तो लैटिन भाषा के क्लासिस शब्द से बना हुआ है। क्लासिस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो क्लासिस शब्द का वास्तविक अर्थ वर्ग होता है। आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का जनक जो है कार्ल लिनियस या कार्ल वॉन लिने, उसी का नाम है, उसको माना जाता है। और क्लासिफिकेशन का पिता जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। दोनों को याद रखेंगे, पूछता रहता है। क्लासिफिकेशन का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। वर्गीकरण प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो वर्गीकरण प्रक्रिया में जो है कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। वर्गीकरण के आधुनिक प्रथम पुस्तकें कौन है? पोरफेरी। ये पोरफेरी जो है वर्गीकरण के आधुनिक और प्रथम पुस्तकें हैं। अब लाइब्रेरी वर्गीकरण किसका उपयोग करता है? तो अंकन पद्धति को, नोटेशन सिस्टम को क्या करता है? यह लाइब्रेरी वर्गीकरण क्या करता है? उपयोग करता है। जिसमें क्या करता है? पुस्तकों पर अपना एक आर्टिफिशियल नंबर, उसके नेचुरल नंबर को हटा करके नेचुरल को क्या करता है? वह आर्टिफिशियल नंबर को अंकित कर दिया जाता है। तो वर्गीकरण में विषयों के क्रम का प्रतिनिधित्व जो है कौन करता है? या अंकन करता है, और इसमें आइटम को उस क्रम में संग्रहित करने के अनुमति देता है। और लाइब्रेरी में शेल्फ में जो है पुस्तकों का चयन आसानी रूप से जो है कर्मचारी कर लेते हैं और पाठकों को दे देते हैं। यह सुविधाजनक भी होता है। यह एक नंबर या अल्फ़ाबेट नंबर का उपयोग करके क्या कर दिया जाता है? नोटेशन कर दिया जाता है। और यह सीधे कंप्यूटर में डालने पर वो क्या होता है? उसका लोकेशन बता देता है और किस अलमीरा में रखा गया है वो भी बता देता है। पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो पुस्तकालय विज्ञान के जनक जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को कहा जाता है। ज्ञान जगत का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे। वर्गीकरण शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो रोम साम्राज्य जो है वर्गीकरण शब्द का प्रथम प्रयोग करते हैं। और 1855 में W.S. बिस्को द्वारा प्रकाशित पुस्तक संख्या की प्रणाली का नाम क्या है? बिस्को टाइम नंबर। क्या है उसका नाम? बिस्कोई टाइम नंबर। और बिस्कोई टाइम नंबर में जो होता है प्रलेखों का, प्रकाशनों का क्या रहता है? वर्ष का रिकॉर्ड होता है। तो बिस्कोई टाइम नंबर में सामान्यतः जानकारी होती है किसका? ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, प्रलेखनों का प्रकाशन वर्ष। अगला है लेखक के उपनाम के 3 अल्फ़ाबेट कौन से बुक नंबर में प्रयोग होते हैं? तो कटर्स बुक नंबर में 3 अल्फ़ाबेट का क्या होता है? यूज किया जाता है। ABC या कोई भी A to Z में से कोई भी 3 अल्फ़ाबेट जो है नंबर के साथ उसका यूज करते हैं। जैसे ABC 1 2 3। या मान लेते हैं मैथ्स के जो बुक है तो उसको क्या कर देंगे? MAC कर देंगे और उसका नंबर डाल देंगे। तो इस तरह से उसका क्या कहता है? मैं उसके कटर्स बुक नंबर के बारे में भी अगला क्लास में बताऊंगा, उसमें आप समझ जाएंगे। कटर्स बुक नंबर का आधार क्या होता है? तो इसमें लेखक का नाम होता है। कटर्स बुक के ये नंबर का आधार क्या है? तो लेखक का नाम का उसमें सूची होता है। और पुस्तकालय वर्गीकरण के आलोचनात्मक अध्ययन किसने किया था? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय वर्गीकरण के आलोचनात्मक अध्ययन किए थे। पुस्तकालय वर्गीकरण के विकास में प्रथम प्रयास किसने किया? तो E.C. रिचर्डसन ने 1901 ईस्वी में क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस में किए थे। तो यह पूछता रहता है VVI है यह
पुस्तकालय वर्गीकरण के विकास में प्रथम प्रयास किसने किया? तो ईसी रिचर्डसन ने 1901 ईस्वी में किए थे। और वे अपने कौन सा बुक में? क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस में किए थे। पुस्तकालय वर्गीकरण के गत्यात्मक सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो पुस्तकालय वर्गीकरण के गत्यात्मक सिद्धांत को डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने विकसित किया था। पुस्तकालय वर्गीकरण के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रथम विवरण कहाँ मिलता है? तो पुस्तकालय वर्गीकरण के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रथम विवरण जो है ये प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जिसका सेकेंड एडिशन 1957 ईस्वी में आया था, उसमें मिलता है। और आप जानते हैं कि पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रथम चरण कौन है? 1901 से 1937 तक, और द्वितीय चरण जो है 1937 से स्टार्ट हो जाता है, जब ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो है प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन का प्रकाशन कर देते हैं। तो वहीं से जो है पुस्तकालय वर्गीकरण का क्या जो है गत्यात्मक सिद्धांत का ये चरण शुरू हो जाता है, और यह पुस्तकालय वर्गीकरण का दूसरा चरण होता है। पुस्तकालय वर्गीकरण के विवरणात्मक सिद्धांत के विकास के प्रथम चरण कौन सा है? तो ये 1901 से 1937 ईस्वी का, वह किसके काल का? ईसी रिचर्डसन के काल का। साहित्यिक प्रमाण का सिद्धांत का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ किया गया? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण में जो है साहित्यिक प्रमाण सिद्धांत का सबसे अधिक प्रयोग किया गया। अगला है, यह ईसी रिचर्डसन किसके पुस्तकालय अध्यक्ष थे? तो ईसी रिचर्डसन जो है हार्टफोर्ड थियोलॉजिकल सेमिनरी के क्या थे? पुस्तकालय अध्यक्ष थे। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना किसने किया था? तो जेडी ब्राउन ने किया था। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना जो है जेडी ब्राउन ने किया था। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना जेडी ब्राउन ने कब किया? 1898 ईस्वी में किया था। वर्गीकरण के व्याकरण की रचना किसने किया? तो W.C.B. शेयर्स ने वर्गीकरण के व्याकरण की रचना किए। और पुस्तकालय वर्गीकरण का परिचय की रचना किसने किया? तो W.C.B. शेयर्स ने। ये सब बहुत पूछता रहता है, आप याद रखेंगे। वर्गीकरण के व्याकरण का भी W.C.B. शेयर्स, और पुस्तकालय वर्गीकरण का परिचय भी कौन? W.C.B. शेयर्स। और वर्गीकरण के नियम पुस्तिका की रचना किसने किया? तो ये भी जो है W.C.B. शेयर्स ने ही किया। किसने किया? W.C.B. शेयर्स ने। अगला है, पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए अंकन की जरूरत सबसे पहले किसने महसूस किया था? तो डॉक्टर मेलविल डेवी ने। डॉक्टर मेलविल डेवी ने क्या किया? पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए अंकन की जरूरत सबसे पहले महसूस किए। डीडीसी की रचना किसने किया? तो डीडीसी की रचना जो है मेलविल डेवी ने किया था। ये सब मैं बताऊंगा डीडीसी की क्लास में, लेकिन यहाँ पर ये निचोड़ एक जगह मैं बता रहा हूँ, और ये बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट है। आप इसको क्या करेंगे? यह याद रखेंगे। डीडीसी की रचना किसने किया? तो मेलविल डेवी ने। कब किया? 1876 में। उसी तरह से एक्सपेंसिव वर्गीकरण की रचना, ये सब बहुत पूछता रहता है, आप याद रखेंगे, कृपया इसको याद रखेंगे। एक्सपेंसिव वर्गीकरण एसी की रचना किसने किया था? तो चार्ल्स एमी कटर ने। कब किया था? तो 1879 ईस्वी में। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूडीसी का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। किस भाषा में? तो फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूडीसी की रचना किसने किया? तो पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लॉ फॉन्टेन ने किया था। यूडीसी को बनाने का कार्य किसने शुरू किया था? तो एफआईडी फीड ने किया था। यूडीसी शुरू में किस पर आधारित था? तो यूडीसी जो है शुरू में डीडीसी पर आधारित था। यूडीसी का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। और डीडीसी का ड्यूबी डेसिमल क्लासिफिकेशन होता है।
सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में। और इसकी रचना किसने किया था? जेम्स डफ ब्राउन ने किया था। कोलोन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1933 ईस्वी में। और इसकी रचना किसने किया था? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। इसी में पूछ देता है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का प्रथम पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो 1928 ईस्वी में। कौन है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का प्रथम पुस्तक कौन है? तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के क्या है? प्रथम पुस्तक है। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो बिब्लियोग्राफिक का क्लासिफिकेशन 1935 ईस्वी में। और वे भी किसके द्वारा? हेनरी एक्लिन विल्स रचित हैं। कौन है इसका रचयिता कौन है? ये नहीं, हेनरी एक्लिन विल्स। इसका रचना कौन किए बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन का? तो हेनरी एक्लिन विल्स। इसको याद रखेंगे। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो 1961 ईस्वी में। और किसने किया? फ्रेमोंट राइटर ने। तो यहाँ पर मैं जितने भी क्लासिफिकेशन है एक जगह मैं निचोड़ आपको एक जगह क्वेश्चन उपलब्ध कर दिया हूँ, और उसको ताकि आपको याद करने में भी क्या हो? सुविधा हो, और आप उसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। और सभी में से एक क्वेश्चंस जो है अवश्य रहता है, इसलिए। और इसमें से क्वेश्चंस को किस तरह से पूछा जाता है जो मैं अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा। और आप लोग जो है अपना क्वेश्चंस का पैटर्न जो है स्टडी मटेरियल्स का प्रीवियस क्वेश्चन सेशन में ऊपर में आपका हेडिंग होगा, मेन्यू में देखिएगा लाइब्रेरी, जीके, मैथ्स, कंप्यूटर, इस तरह से जो है आपका प्रीवियस क्वेश्चंस बैंक होगा, उसमें क्लिक कीजिएगा तो आपको मिलेगा। तो किसी तथ्य से परिचित होना कहलाता है, क्या कहलाता है? ज्ञान। ताकि आपको मैं यह इसलिए प्रोवाइड कर दिया हूँ कि आप लोग यह पैटर्न को समझ लें और उसको समझ करके आप अपने तैयारी में अभी से जुट जाए। तो उसी प्रकार से आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। ज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो एक निश्चित मत या वह जो ज्ञात हो उसी को क्या कहते हैं? ज्ञान शब्द कहते हैं। किसी वर्गीकरण में अंकन की आवश्यकता नहीं होती है, क्या होता है? ज्ञान वर्गीकरण। ज्ञान वर्गीकरण होता है, कैसा होता है? यह वास्तविक होता है। और किस वर्गीकरण में ग्रंथ संख्या की आवश्यकता नहीं होती है? तो ज्ञान वर्गीकरण में जो है ग्रंथ संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले ग्रंथांक किसने दिया? तो सबसे पहले जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने ग्रंथांक दिए थे। किसने दिए थे? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। इम्पोर्टेंट है, यह 3-4 बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले ग्रंथांक किसने दिए थे? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। ग्रंथांक को वर्गिक क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पूरक। ग्रंथांक को वर्गिक का क्या कहा जाता है? पूरक कहा जाता है। ग्रंथांक सूत्र बुक नंबर फॉर्मूला में कितने तत्व होते हैं? 8 तत्व होते हैं। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों के कलेक्शन नंबर को कैसे दर्शाते हैं? तो टीसी से। क्या होता है? टीसी से उसको दर्शाया जाता है। और पुस्तकालय में दुर्लभ प्राप्त पुस्तक को कैसे दर्शाते हैं? रेयर बुक, आरबी से दर्शाते हैं। ये सब मैंने कल बताया था और आपको शायद याद होगी। नहीं याद है तो आप याद कीजिए। अपूपा प्रणाली का संबंध किससे है? क्लासिफिकेशन से। और किसने संसर्ग अनुक्रम व्यवस्था को अपूपा व्यवस्था क्या संज्ञा दी थी? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। पुस्तकालय जिस देश में स्थित होता है उस देश को क्या कहते हैं? मातृदेश कहते हैं। ये भी पूछा हुआ है। पुस्तकालय जिस देश में स्थित होता है उसे क्या कहते हैं? मातृदेश कहते हैं। क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पी.एन. कौला थे। कौन थे? क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष पी.एन. कौला थे। वर्गांक कौन बनाता है? तो वर्गांक जो है वर्गाकार क्लासीफायर बनाते हैं। ये भी बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये पूछ देगा कि वर्गांक जो है क्लास नंबर कौन बनाते हैं? तो ये वर्गाकार जिसको क्लासीफायर कहते हैं।
अब शेष की अवधि का संबंध किससे होता है? तो वर्गीकरण प्रणाली से अवशेष की अवधि का संबंध होता है। वर्गीकरण की भाषा होती है, क्या होती है? कृत्रिम भाषा होती है। पी.एन. कौला का पूरा नाम क्या है? तो पृथ्वीनाथ कौला। पी.एन. कौला का पूरा नाम क्या है? पृथ्वीनाथ कौला है। भारत का वर्गीकरण समाज की शुरुआत कब और कहाँ हुई? 1983 में वाराणसी में क्या हुआ? भारत का वर्गीकरण समाज की शुरुआत हुई थी। कब हुए थे? तो 1983 में। भारत का वर्गीकरण समाज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पृथ्वीनाथ कौला, पी.एन. कौला। पी.एन. कौला रहेगा और उसी को पूछ देगा कभी कभी कि पी.एन. कौला का पूरा नाम क्या है? तो पृथ्वीनाथ कौला। भारत का वर्गीकरण समाज के प्रथम सचिव कौन थे? तो इसके प्रथम सचिव जो है मौलूर अजी गोपीनाथ, M.A. गोपीनाथ थे, जिनका जन्म 1914 में और गोपीनाथ की मृत्यु 2013 ईस्वी में हुई। और पृथ्वीनाथ कौला का जन्म कब हुआ? तो 13 मार्च 1924 में। कहाँ? तो श्रीनगर में। और इसकी मृत्यु कब हुई? तो 30 अगस्त 2009 लखनऊ में। पृथ्वीनाथ कौला को पद्म श्री अवार्ड कब मिला? तो 2004 ईस्वी में जो है इसको पृथ्वीनाथ कौला को पद्म श्री की अवार्ड मिली। अब जो है आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस डालता हूँ। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर फोकस डाल रहा हूँ, आप इसको देखिए, समझिए। वर्गीकरण पद, आप लोग को जवाब दीजिए। वर्गीकरण पद से क्या तात्पर्य है? तो वर्गीकरण पद जो होता है समूहों को कृत्रिम अंकों द्वारा प्रस्तुत करता है। क्या करता है? समूहों को कृत्रिम अंकों द्वारा प्रस्तुत करता है। अगला है, किसी विषय वस्तु को दो भागों में विभाजन को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु को दो भागों में विभाजन को द्विविभाजन कहते हैं। वो अपने आप में परिभाषित है। दो भागों में, तो दो भागों का मतलब क्या हो गया? द्विविभाजन। निम्नलिखित में से वर्गकार किसे कहते हैं? तो जो पुस्तकों को वर्गांक देने का काम करते हैं, नहीं तो उसी को क्या कहते हैं? वर्गकार कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण के 3 चरणों का किसके द्वारा किया गया? वर्गीकरण के 3 चरण जो हैं कौन बताए थे? तो वर्गीकरण के 3 चरण जो है H.E. विल्स ने बताए थे। किसने बताए थे? H.E. विल्स ने। निधानियों में ग्रंथ को क्रमानुसार रखने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? निधानियों में ग्रंथ को क्रमानुसार रखने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसमें क्या है? कौन सी विधि है सबसे क्रमानुसार रखने की? तो यह विषय द्वारा सबसे अच्छा जो होता है, क्या होता है? सबसे उपयुक्त विधि होता है विषय द्वारा। विषय के द्वारा क्या किया जाए, अगर उसको अरेंज किया जाए तो यह सबसे आसान और सबसे उपयुक्त विधि होती है। क्लासिफिकेशन पद किस भाषा से लिया गया है? तो क्लासिफिकेशन शब्द जो है यह लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। और अगला क्वेश्चन है, विल्स ने वर्गीकरण को समझने हेतु 3 चरण विभाजन करना, वर्गीकृत करना और वर्गीकरण करना बताए। क्या यह कथन सत्य है? देखिए, इसको पूछ देता है, इस तरह से पूछा हुआ है। मैं कोई भी क्वेश्चन आपको अपने तरफ से नहीं दे रहा हूँ। जितना भी क्वेश्चन है ये या तो पूछा हुआ है या पूछने लायक है। तो ये जो है विल्स ने वर्गीकरण को समझने हेतु 3 चरण विभाजन करना, वर्गीकृत करना और वर्गीकरण करना, यह क्या है बताया है। जो यह क्या है? बिल्कुल सत्य है। और अप्यूपा किससे संबंध रखता है? तो अप्यूपा जो है वर्गीकरण से संबंध रखता है। किससे रखता है? वर्गीकरण से। और यह व्यवस्था किसने लागू किया था? तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने। अब परिग्रहण क्रमांक का अर्थ क्या होता है? तो परिग्रहण का अर्थ होता है यूनिक नंबर फॉर ए बुक इनसाइड ए पार्टिकुलर लाइब्रेरी। किसी खास पुस्तकालय में खास पुस्तकों के लिए अंदर की क्या होता है? यह एक संख्या होती है।
अगला है परिग्रहण पंजिका का मानक आकार क्या होता है। यह बहुत वीवीआई है, तो इसका मानक आकार जो होता है 16x13 इंच होता है, 16/13 इंच होता है। अगला है निधानी सूची का मुख्य उपयोग होता है। तो निधानी सूची का मुख्य उपयोग जो होता है भौतिक सत्यापन में किया जाता है। इसका भौतिक सत्यापन, जैसे बुक आया तो उसको लेखा जोखा किया जाएगा, लिखेगा, उसका जो है क्रम बैठाएगा और फिर जो है क्या किया जाएगा, ये इसका प्राइस भी उस पर लिखा जाएगा। या और फिर क्या है, एक भौतिक सत्यापन ऐसा भी होगा जो बुक इशू किया जाएगा स्टूडेंट को, उसका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा, लेन देन का भी। तो निधानी सूची सेल्फ लिस्ट का मुख्य उपयोग जो होता है भौतिक सत्यापन में होता है और उसमें रिकॉर्ड को रखा जाता है। पुस्तकालय द्वारा पुस्तकों का भुगतान निम्न में से किस प्रक्रिया के बाद किया जाता है। पुस्तकालय द्वारा की गई माने क्रय, यहाँ पर है क्रय की गई पुस्तकों का भुगतान। पुस्तकालय द्वारा क्रय जो किया जाता है पुस्तकों का, उसका भुगतान किस प्रक्रिया के बाद किया जाता है। तो यह जो है परिग्रहण क्रिया के बाद किया जाता है। पुस्तकालय सूची पत्रक विशेष रूप से निर्मित दराजों में रखे जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, सूची कैबिनेट कहते हैं। और पुस्तकालय वर्गीकरण होता है, क्या होता है पुस्तकालय वर्गीकरण, तो यह प्रलेख का वर्गीकरण या पुस्तकों का वर्गीकरण होता है। ज्ञान और सूचना का वाहक कौन होता है, तो ज्ञान और सूचना का वाहक जो होता है कौन होता है, मैं ऊपर भी बताया था। तो पुस्तक या प्रलेख क्या होते हैं, ज्ञान और सूचना का वाहक होते हैं। अगला वर्गीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन शब्द किससे बना हुआ है, तो क्लासिस से बना हुआ है। क्लासिफिकेशन शब्द किससे बना हुआ है, क्लासिस से। और क्लासिस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो क्लासिस शब्द का वास्तविक अर्थ जो होता है क्लास होता है। क्या होता है, क्लास होता है। और आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक वर्गीकरण का जनक जो है कार्ल लिनियस को कहा जाता है। क्लासिफिकेशन का पिता किसे कहा जाता है, क्लासिफिकेशन का पिता जो है ये अरस्तु को कहा जाता है। और आधुनिक क्लासिफिकेशन का पिता किसको कहता है, कार्ल लिनियस को। मैं ऊपर भी बताया था, इसको याद रखेंगे। वर्गीकरण प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं, तो 3 चरण होते हैं। वर्गीकरण के आधुनिक प्रथम पुस्तकें हैं, कौन सा, पोरफेरी। ये क्या होता है, आधुनिक प्रथम पुस्तक है किसका, वर्गीकरण का। लाइब्रेरी वर्गीकरण किसका उपयोग करता है, तो लाइब्रेरी वर्गीकरण जो है किसका उपयोग करता है, तो लाइब्रेरी वर्गीकरण अंकन पद्धति नोटेशन सिस्टम को क्या करता है, उपयोग करता है। पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है, तो पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को कहा जाता है। और अगला है ज्ञान जगत का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे। अगला है वर्गीकरण शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो यह जो है रोम समाज ने क्या किया था, वर्गीकरण शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। 1885 में W.S. बिस्को द्वारा प्रकाशित पुस्तक संख्या की प्रणाली का नाम क्या है, तो बिस्को टाइम नंबर। क्या है, बिस्को टाइम नंबर। और बिस्को टाइम नंबर में सामान्य जानकारी किसकी होती है, ईयर, ये जो होता है ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होता है। लेखक के उपनाम के 3 अल्फ़ाबेट कौन से बुक नंबर में प्रयोग होता है, तो कटर्स बुक्स नंबर में होता है। कटर्स बुक्स नंबर का आधार क्या होता है, तो लेखक का नाम होता है। और ये पुस्तकालय वर्गीकरण के आलोचनात्मक अध्ययन किसने किया, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय वर्गीकरण के आलोचनात्मक अध्ययन किए थे। पुस्तकालय वर्गीकरण के विकास के प्रथम प्रयास किसने किया, तो पुस्तकालय वर्गीकरण के विकास में प्रथम प्रयास जो है कार्ल लिनियस ने किया था। किसने किया था,
सॉरी, ये कॉल लिनियस नहीं होगा, कौन होगा? तो ये इसका जो है ये ईसी किसने किया था? ईसी रिचर्डसन ने किया था। ईसी रिचर्डसन ने क्या किया? पुस्तकालय वर्गीकरण के विकास का प्रथम प्रयास किया था। अगला है पुस्तकालय वर्गीकरण के गत्यात्मक सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो गत्यात्मक सिद्धांत जो है डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने। कब? यह इसका जो है शुरुआत 1937 ईस्वी में हो जाती है, जब उसका जो है बुक प्रोलोगोमेना टू ये लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का प्रकाशन होता है, लेकिन इसके वास्तविक रूप जो है सेकंड एडिशन में देखने को मिलता है। और पुस्तकालय वर्गीकरण के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रथम विवरण कहाँ मिलता है? तो ये प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का सेकंड एडिशन 1957 में जब आता है। पुस्तकालय वर्गीकरण के विवरणात्मक सिद्धांत के विकास के प्रथम चरण कौन है? तो 1901 से 1927। और साहित्यिक प्रमाण का सिद्धांत का सबसे अधिक प्रयोग किसने किया था? तो ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति में किया गया था। अगला है ईसी रिचर्डसन किसके पुस्तकालय अध्यक्ष थे? तो ये ईसी रिचर्डसन जो है हार्टफोर्ड थियोलॉजिकल सेमिनरी के क्या थे? पुस्तकालय अध्यक्ष थे। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना किसने किया? तो मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना जो है जेडी ब्राउन ने किया था। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना जेडी ब्राउन ने कब किया था? तो 1898 ईस्वी में किया था। वर्गीकरण के व्याकरण की रचना किसने किया था? तो वर्गीकरण के व्याकरण की रचना जो है WCB शेयर्स ने किया था। पुस्तकालय वर्गीकरण का परिचय का रचना किसने किया था? तो WCB शेयर्स ने किया था। वर्गीकरण के नियम पुस्तिका की रचना किसने किया था? तो WCB शेयर्स ने किया था। अगला है पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए अंकन की जरूरत सबसे पहले किसने किया था महसूस? तो ये जो है किसने किया था? तो डॉक्टर मेलविल डेवी ने। डॉक्टर मेलविल डेवी ने। अगला है DDC की रचना किसने किया था? तो DDC की रचना डॉक्टर मेलविल डेवी ने किया था। DDC का प्रथम संस्करण कब आया था? तो DDC का प्रथम संस्करण 1876 ईस्वी में आया था। और अगला है एक्सपेंसिव वर्गीकरण AC की रचना किसने किया था? तो इसका चार्ल्स एमी कटर ने एक्सपेंसिव वर्गीकरण की रचना किया था। कब किया था? तो 1879 ईस्वी में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका प्रथम संस्करण जो है 1902 ईस्वी में हुआ था। और UDC का प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। UDC की प्रथम संस्करण किस भाषा में हुआ था? तो यह फ्रेंच भाषा में हुआ था। अगला है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन UDC की रचना किसने किया था? तो पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लॉ फाउंटेन ने किया था। UDC को बनाने का कार्य किसने शुरू किया था? तो फीड ने शुरू किया था। किसने किया था? फीड ने। इसमें से कोई भी सही उत्तर नहीं है। किसने? इसमें से कोई भी सही उत्तर नहीं है। क्या होगा? फीड होगा। UDC शुरू में किस पर आधारित था? तो UDC जो है शुरू में जो है यह DDC पर आधारित था। किस पर था? यह DDC पर आधारित था। अगला जो है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1906 ईस्वी में हुआ था। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन की रचना किसने किया था? तो जेम्स डफ ब्राउन ने किया था। कोलोन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण कब आया था? 1933 में। और इसकी रचना किसने किया था? डॉक्टर SR रंगनाथन ने। और अगला है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण जो है 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन की रचना किसने किया? तो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन की रचना जो है हेनरी एक्लिन बिल्स ने किया था। यहाँ पर भी ये रचित नहीं होगा, ये हेनरी एक्लिन बिल्स ने किया था।
इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो इंटरनेशनल ये क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन की रचना किसने किया था? तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन की रचना जो है ये फ्रोमोंट राइटर ने किया था। किसी तथ्य से परिचित होना कहलाता है, क्या होता है? वह ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्ञान। अगला, ज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान शब्द का अर्थ ही होता है एक निश्चित मत या वह जो ज्ञात होता है। किसी वर्गीकरण में अंकन की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी नहीं होती है? तो ज्ञान वर्गीकरण की। और ये अगला है, ज्ञान वर्गीकरण क्या होता है? तो ज्ञान वर्गीकरण जो होता है वास्तविक होता है। किस वर्गीकरण में ग्रंथ संख्या की आवश्यकता नहीं होती है? तो ज्ञान वर्गीकरण में जो है यह वर्गीकरण के ग्रंथ संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले ग्रंथांक किसने दिया था? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने सबसे पहले ग्रंथांक दिया था। ग्रंथांक को वर्गिक का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरक। ग्रंथांक सूत्र में कितने तत्व होते हैं? तो 8 तत्व होते हैं। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों के कलेक्शन नंबर को कैसे दर्शाते हैं? तो कलेक्शन नंबर को टीसी के द्वारा दर्शाया जाता है। पुस्तकालय में दुर्लभ प्राप्त पुस्तक को कैसे दर्शाते हैं? तो आरबी रेयर बुक से दर्शाते हैं। और अगला है, अप्यूपा प्रणाली का संबंध किससे है? तो क्लासिफिकेशन से। इसी को हिंदी में वर्गीकरण दे देगा। किसने संसर्ग अनुक्रम व्यवस्था को अप्यूपा व्यवस्था का संज्ञा दी? थी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। पुस्तकालय जिस देश में स्थित होता है उसे क्या कहते हैं? मातृदेश कहते हैं। और क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? पी.एन. कौला। ये वर्गांक कौन बनाता है? तो वर्गांक जो है वर्गाकार बनाते हैं। अवशेष की अवधि का संबंध किससे है? तो अवशेष की अवधि का संबंध जो है वर्गीकरण प्रणाली से है। वर्गीकरण की भाषा होती है। वर्गीकरण की भाषा क्या होती है? तो कृत्रिम भाषा होती है। कृत्रिम एवं प्राकृतिक भाषा दोनों होते हैं नहीं, यह केवल क्या होते हैं? कृत्रिम भाषा, जो प्राकृतिक भाषा को क्या करता है? कृत्रिम भाषा में बदल देते हैं। पी.एन. कौला का पूरा नाम क्या है? पृथ्वीनाथ कौला है। पृथ्वीनाथ कौला। अगला है, भारत का वर्गीकरण समाज की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो 1983 में बनारसी में। और भारत का वर्गीकरण समाज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये पृथ्वीनाथ कौला थे। कौन थे? पृथ्वीनाथ कौला। और प्रथम सचिव कौन थे? तो प्रथम सचिव जो है औलियर अली गोपीनाथ थे। पृथ्वीनाथ का जन्म कब हुआ था? पृथ्वीनाथ कौला का जन्म जो है 13 मार्च 1924 को श्रीनगर में हुआ था। और मृत्यु कब हो गई थे? 30 अगस्त 2009 को लखनऊ में। और पृथ्वीनाथ कौला को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? तो 2004 में। अगला है अब देखिए आपको जो इसमें से जो क्वेश्चंस किस पैटर्न का पूछेगा। अब ये नया पैटर्न पूछने का जो है आपको लाइब्रेरी परीक्षा जो होगी उसमें किस तरह का पैटर्न पूछेगा। अब नया पैटर्न बता रहा हूँ। ये डॉक्टर यहाँ पर दे देगा। देखिए, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित सूत्रों सिद्धांतों को निम्न स्तर से उच्च स्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है मौलिक सूत्र, दूसरा है उपसूत्र, तीसरा है सिद्धांत, चौथा है मूल सूत्र। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले जो होता है सिद्धांत होनी चाहिए, उसके बाद उपसूत्र, उसके बाद मौलिक सूत्र, उसके बाद मूल सूत्र। तो इसमें कौन सा कूट भाषा है? सबसे पहले 3 आएगा, सबसे पहले उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा है? यह है नहीं। तो इसी तरह से आपको परीक्षा में पूछेगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा ऊपर में और उसको कहेगा सही क्रम में क्या कीजिए? व्यवस्थित कीजिए। और दूसरा पैटर्न क्या पूछेगा? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, माने मिलान कीजिए। अब जैसे देखिए नमूना का संबंध किससे है? तो नमूना का संबंध जो है किससे होता है? चर का वर्गमूल से होता है। और चर का संबंध किससे होता है? तो समूहन से होता है।
और रेंज का संबंध जो है स्कोर वितरण से होता है, और मानक विचरण और रेंज का जो है रेंज का किससे होगा, ऊंचाई और भार से होगा, और मानक विचरण का 4 से। तो ए के लिए कौन सा हो गया 3, तो ए के लिए 3 जो है कौन सा ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पर है। तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आंख बंद करके टिक मार देना है कि ए नंबर सही होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी 3 नहीं दिया हुआ है और ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको क्या करना है, यह निम्नलिखित को फिर देख लीजिए, सुमेलित कीजिए। विषय वर्गीकरण आपको ज़्यादा इसमें भी देखिए जल्दी बनाने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ। विषय वर्गीकरण जो होता है किसने किया था, जेडी ब्राउन ने। तो देखिए तो ए का 3 ऑप्शन कौन सा है, इसमें है। आंख बंद करके क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, ज़्यादा को हमको सोचने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अगर आपको ये 4 गो में से कोई भी एक अगर आपको पकड़ा गया सही आंसर, तो आप उसको मिला लीजिए कि उसमें कौन सा मिल रहा है। तो जैसे मान लेते हैं 4 इसमें आ रहा है, नहीं सी का 4 होगा कि क्लॉसस का जो है ये जी भट्टाचार्य ने, तो 4 दोनों में आ गया। तो अगर दोगो में मैच कर रहा था, आपको ये देख लेना कि उसमें और कौन सा सही ऑप्शन है। सबसे पहले वैसे पहला पर ही फोकस देना है। तो क्या देखिए ए के लिए 3 है जेडी ब्राउन, इसमें ए का एक पहला ही ऑप्शन में है, इस बाद बाकी में किसी में नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए आंख बंद करके क्या करना है, ए पर टिक कर देना है। अगला, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है। तो कौन सी है इसका प्रथम पुस्तक, तो यह है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसका प्रकाशन कब होता है, 1928 ईस्वी में होता है। अगला है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा यदा प्रतिपादित पुस्तक अंक हेतु पक्ष सूत्र के सही अनुक्रमण की पहचान कीजिए। सबसे पहला है मूल्यांकन, दूसरा है भाषा, तीसरा है वर्ष, चौथा है प्रपत्र। तो सबसे पहले भाषा होनी चाहिए। तो इसमें देखिए तो सबसे माने भाषा किस में है, 2 है, तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो अब दोनों में से ही कोनो सही ऑप्शन होगा, और ये दोनों क्या होगा, ये छट जाएगा, ये दोनों कभी हो ही नहीं सकता। अब मुझे चयन करना है बी और सी में। तो भाषा के बाद क्या होनी चाहिए, प्रपत्र 4, तो 4 इसमें भी है और इसमें भी है, नहीं है। तो इसके बाद कौन सा होनी चाहिए, इसके बाद जो है वर्ष होनी चाहिए, तो वर्ष 3 है, इसमें नहीं है। तो अब सोचने की आवश्यकता नहीं है, आंख बंद करके क्या करना है, बी पर टिक कर देना है। तो आपको ये अगर चारों का चारों मिलाने लगेगा तो परीक्षा में आपका समय क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यही ट्रिक होता है परीक्षा में देने का। कूट भाषा का सही जवाब बहुत आसान होता है, देखने में लगता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन वह सबसे आसान होता है। कहा गया है ना, जो मोटे आदमी होते हैं उसको दम नहीं होता है, और मोटे से डरो नहीं और दुबले से लड़ो नहीं, ये कहा गया है। तो उसी तरह से जो बड़ा क्वेश्चंस होता है देखने में बहुत सबसे आसान होता है, जो सबसे छोटा क्वेश्चंस होता है वही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर आप इस पैटर्न के सवाल को बनाने का आप तरीका समझ गए हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अंधो बिंदु से आरोही, अंधो बिंदु से आरोही क्या है, प्रायोगिक चरण होते हैं। तो ए का 4, तो ए का 4 कौन है, देखिए ए में भी है और डी में भी है। तो अब जो हमको चुनना है इसी दोनों में से कौन सही होगा, ये और बी और सी क्या होगा, नहीं होगा। दूसरा है आरोही से शीर्ष बिंदु, आरोही से शीर्ष बिंदु परिकल्पना का होता है। तो देखिए 3 इसमें आ गया, इसमें नहीं है, तो आंख बंद करके क्या होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है वर्गीकरण सिद्धांत में आंशिक बोध शब्द होता है, क्या होता है, तो यह समूहन एग्लोमेरेशन प्रकार फर्स्ट होता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, देख लीजिए सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का जो है किसने किया था, तो जेडी ब्राउन ने। तो ए का 3 किस में है, ए में है। अब मुझे आगे को सोचना ही नहीं, अपने आप सही उत्तर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यही आंसर हो गया। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रोलिगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किसने लिखा था, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। तो प्रोलिगोमेना टू क्लासिफिकेशन, तो ये इसका सही आंसर कौन सा होगा, ये देखिए ए का फर्स्ट किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अगला देखेंगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एवोल्यूशन ऑफ डायनेमिक क्लासिफिकेशन, यह कौन सा है,
तो यह जो है इसका 3 होगा। RS पारखी, अगर ये नहीं आता है तो आप अगला पर फोकस कर लीजिए। कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन किसने लिखा था? CA कट्टर ने। तो अब देखिए तो सी का 4 ऑप्शन इसमें है, नहीं इसमें तो है नहीं, तो वैसे भी कौन सा होगा? सही उत्तर ए होगा। तो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। DB का जन्म कब हुआ था? तो DB का जन्म जो है 1851 में हुआ था। ए का 3 यही है सही उत्तर, सीधे हो गया, क्योंकि इस सब में तीसरा ऑप्शन है ही नहीं ए के लिए, नहीं ए के लिए। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। परिगणात्मक जो होता है क्या होता है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है। तो ये एक है नहीं, तो इसलिए सी हो जाएगा। वर्गीकरण के क्षेत्र में से विषयों का अध्ययन करने के लिए रंगनाथन ने निम्नलिखित में से किस स्तर पर कार्य करने का प्रारूप रखा था? तो किस स्तर पर? तो सभी स्तरों पर, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक हो या अंकन हो, सभी स्तर पर वो क्या किए थे? अपना प्रारूप रखे थे। वर्गीकरण सूची को क्या कहते हैं? तो वर्गीकरण सूची को जो है क्या कहते हैं? विषय सूची कहते हैं। अंकन एक संक्षिप्त प्रतीक है, यह किसका कथन है? तो यह जो है EC रिचर्डसन का है। किसका है? EC रिचर्डसन का। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वप्रथम ग्रंथालय अधिनियम पारित हुआ था? तो सर्वप्रथम ग्रंथालय पारित जो है आपको कहाँ हुआ था? तो यह अमेरिका में हुआ था। अगला है कौन सी रिकॉर्ड जानकारी और सूचना को दर्शाता है? तो यह जो है ये अम्बरल रिकॉर्ड। और कौन सी रिकॉर्ड जो है सूचना जानकारी को दर्शाता है? तो पेनम्बरल रिकॉर्ड। और कौन सी रिकॉर्ड जानकारी को सूचना को दर्शाता है जो कि विषय से संबंधित नहीं है? एलियन रिकॉर्ड, जो सबसे छोटा होता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है। अप्यूपा का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? अप्यूपा का जो है यह जो है व्यवस्थापन के लिए प्रयोग किया जाता है। अप्यूपा से संबंधित है किससे? तो वर्गीकरण से संबंधित है। और अप्यूपा पैटर्न का सिद्धांत किसने दिया था? तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने दिया था। अप्यूपा पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा नियम से संबंध रखता है? अप्यूपा पुस्तकालय जो है यह द्वितीय नियम से संबंध रखता है। अप्यूपा पैटर्न क्या है? तो अप्यूपा पैटर्न जो है पुस्तकों को व्यवस्थित करने की विधि होती है। अप्यूपा का पूरा नाम क्या है? अप्यूपा का पूरा नाम जो है एलियन पेनुमरल अमरल पेनुमरल ऑयन होता है। इसी ऑयन के जगह पर एलिन भी रह सकता है। बड़े आकार के ग्रंथों के लिए ग्रंथांक के चिन्ह क्या होते हैं? तो बड़े ग्रंथों के लिए ऊपरी रेखांकित चिन्ह होता है। जैसे मान लेते ये X है, इसके ऊपर में ऐसा चिन्ह कर दिया जाएगा, तो ये क्या होता है? बड़े आकार के। और छोटे आकार के लिए क्या होता है? यह नीचे होता है। और जो क्या होता है? बहुत मोटा को दिखाता है, बड़ा को दिखाता है, उसके लिए क्या होता है? ऊपर और नीचे होता है। तो इस तरह से आप ऊपर में भी जा कर के उसको पढ़ लीजिए और स्टडी मटेरियल्स का अध्ययन कीजिए। यह भी जो है आपका उसी फोल्डर में मिलेगा जिस फोल्डर में पार्ट 1 है। यह नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में ही यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ये लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फर्स्ट, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सेकंड, सभी जो है उसमें शामिल है। आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप जो है पैटर्न को समझ गए होंगे। यही कूट भाषा का पैटर्न जो है NTA में भी, NVS में भी, UGC के नेट में जो है पूछा जाता है। और आप इस पैटर्न सबको याद रखें। मैं अब आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का जो है एक सीरीज भी यह उपलब्ध कराने जा रहा हूँ। आप उस पर अधिक से अधिक फोकस डालेंगे और आप मन लगा करके तैयारी कीजिए। यदि आपको नौकरी करनी है, जॉब लेनी है, तो क्या कीजिए? मेहनत कीजिए। थोड़ा जो है अपनी सुख सुविधा को भी त्याग दीजिए और यह अध्ययन कीजिए मन लगा करके। मैं जानता हूँ आप इसमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं। जॉब मैं भी कर रहा हूँ, फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्या है इतना मेहनत करता हूँ। मैं मुश्किल से 5 से 6 घंटा सोता हूँ। अपने बच्चा को भी पढ़ाना रहता है। ये
थोड़ा समाज को भी देखना रहता है, ऑफिस भी देखना है, आप लोग को भी देखना है। ये सभी सारे कामें करते हैं। आप लोग भी बहाना नहीं मारिए कि आज ऑफिस में बहुत सारे काम हो गए, थक गए, सारा रात में सो गए, बहुत नींद लगी थी, कमजोरी लग रही थी। ये सब बहाना है। आप एक समझदार हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। आप बच्चे नहीं हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं। इसीलिए आपको किसी से कहने की या कहवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डांटने की ज़रूरत नहीं है। और आप स्वयं जो है आप मेहनत करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप आज से मेहनत और अधिक करना शुरू कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।